रुक जाएगा। अभी एक आधा और लिमिटेशन बताऊंगा आपको समय के साथ, क्लियर है, लेकिन 5 है तो बहुत है, 5 आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पहले इस पे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा वो करते हैं। तो आपने रस्सी देखी, रस्सी गिटार में रस्सी होती है ना, स्ट्रिंग होती है गिटार में, है ना, उसको ऐसे उसको थोड़ा कसते हैं, गिटार बजाना होता है तो उसको थोड़ा कसते हैं, टाइट करते हैं, मतलब टेंशन लेके आते हैं उसमें। ठीक है, टेंशन एक फोर्स होता है, टेंशन जैसे बालों को आप पकड़ के खींचो अपने तो उसमें क्या आया, टेंशन का फोर्स है, क्लियर है। इवन आपके जो मसल्स में पेन होता है वो भी टेंशन की वजह से होता है, क्लियर है। खैर, तो टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, मतलब टेंशन इज अ फोर्स। ठीक है, अच्छा ये जो रस्सी होती है सपोज, इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, यानी इस रस्सी की, इस स्ट्रिंग की, ये जो गिटार की स्ट्रिंग है इसकी यूनिट लेंथ का मास जो गिवन है आपको सपोज वो म्यू गिवन है, म्यू को ऐसे बनाते हैं, क्लियर है, म्यू गिवन है। अब इस रस्सी की जो लेंथ है सपोज वो एल गिवन है आपको, लेंथ भी दे दी उसने, सपोज आपको क्या दे दी, लेंथ एल ले लीजिए सपोज भाई। तो इसमें जब आप इसको ऐसे छेड़ते हैं, जैसे गिटार से बजाएंगे तो इसमें वेव पैदा होगी, है ना, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, तो इसमें वेव ऐसे ऐसे ये गिटार बजने लग जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी भाई, वेव है तो इसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, आपको पता है वेव में क्या क्या होता है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड का फॉर्मुला डिराइव करना है आपको, क्या होगा बताना है, क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, स्पीड का फॉर्मुला क्या होगा। ठीक है, तो लिखिएगा लिखिएगा, इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, if mass per unit length of a string is given as mu kilogram per meter, mu kilogram per meter, mass upon length kilogram per meter, clear है। tension is T, tension in the wire is T, tension in the string is T and length of the string is L। ठीक है, find the velocity, find the formula for velocity of the transverse wave in the string, find the formula for velocity in the transverse wave, for the transverse wave in the string, got my point or not। चलें देखें, आइए साहब। तो भाई आपने कहा सर ऐसा है, देखिए जैसे बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैंने स्टेप बताए थे आपको, क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या बताया था, जो भी चीज है किस किस पे डिपेंड कर सकती है भाई, टाइम दिया है, लेंथ दिया है और म्यू दिया है, 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने आपको बताया 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कर सकते हैं, 4 पे करता तो नहीं कर पाते, क्लियर है, मतलब दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, दिक्कत हो जाती। तो वी आपने कहा ठीक है सर, लेंथ पे डिपेंड, टाइम टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन की पावर ए मान लेते हैं सर, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है तो लेंथ की पावर सर बी मान लेते हैं सर। ठीक है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो सर म्यू की पावर सी मान लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, बोलो समझ आएगी नहीं पक्की बात है, टी की पावर है, एल की पावर है, बी की, म्यू की पावर सी, बोलो समझ आएगी नहीं। अब इसमें जैसे टाइम के साथ आप देखोगे कि बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब इस एल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, खैर आगे बढ़े हम लोग, चलिए भाई। तो आपने स्टेप किया पहला ये कि सर ऐसा, पहला स्टेप ऐसा करते थे सर, फिर क्या करते थे, इसको हटा के कांस्टेंट लगाना है। दूसरा स्टेप क्या किया था मैंने, जब भी रिलेशन फाइंड करना हो, दूसरा स्टेप क्या है, प्रोपोर्शनलिटी जाके कांस्टेंट आया, टेंशन की पावर ए, लेंथ की पावर बी और म्यू की पावर क्या आई बेटा सी। फिर मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है एलएचएस की जो डायमेंशन फॉर्मुला है और आरएचएस का जो डायमेंशन फॉर्मुला है वो क्या होगा भाई, सेम होगा। इधर में कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सब लोग जानते हैं, LT-1 मीटर पर सेकेंड, है ना, और आरएचएस में कौन है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, इसकी कुछ नहीं होगी, टी की पावर है। अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे इस वक्त कि सर हमको कैसे पता चलेगा कांस्टेंट डायमेंशन लेस है कि नहीं। अगर तुमको क्वेश्चन आ गया पेपर में सपोज करो लिखने के लिए, तो गारंटीड मान लो ये डायमेंशन लेस वाला ही पूछेगा तुमसे, क्योंकि तुम उसी केस में सॉल्व कर सकते हो। अगर इसकी डायमेंशन होती तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो क्या पूछेगा आपसे, जब ये डायमेंशन लेस होगा, क्लियर है। चले, तो इसकी तो डायमेंशन लेस है, इसकी तो कुछ लेना नहीं है, कांस्टेंट था। टी की पावर है, टेंशन है, फोर्स, टेंशन क्या था, फोर्स, फोर्स की पावर, फोर्स क्या होता था, MLT-2, याद आया, पावर ए है इसकी, तो मतलब अंदर ले जा रहा हूं, ये को देखो, पावर एम की पावर ए हो गया, एल की पावर ए हो गया, टी की पावर हो गया -2a, गॉट माई पॉइंट और नॉट। लेंथ की पावर बी है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, म्यू क्या है, किलोग्राम पर मीटर, मतलब मास अपॉन लेंथ की पावर सी। अब इस m अपॉन एल को लिख सकता हूं ML-1, गॉट माई पॉइंट और नॉट, अरे पक्की बात है। तो अब इसको कंबाइंड लिख दीजिए जरा, m की पावर a यहां से आ गई और c यहां से आ गई, इसको अंदर ले जाऊंगा c को, तो देखो क्या बनेगा, m की पावर c और l की पावर -c, गॉट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर है। तो m की पावर क्या बनी यहां से a प्लस c, l की पावर क्या बनी देखो a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, गॉट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर है। t की पावर क्या बनी देखो, t की पावर बनी -2a, यहां पे क्या है, m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, बोलो समझ आएगी नहीं। अब क्या कर रहा हूं मैं, डायमेंशंस को कंपेयर कर रहा हूं, किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही कर रहा हूं, क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो डायमेंशन एलएचएस में वही डायमेंशन आरएचएस में, मतलब मास को मास से कंपेयर कर दो, लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर दो, टाइम को टाइम से कंपेयर कर दो, 3 इक्वेशन 3 अननोन आंसर आ जाएगा।
तो जब मास वाली डायमेंशंस को कंपेयरिंग डायमेंशंस इन मास, कंपेयरिंग डायमेंशंस इन मास, तो इधर लिखा हुआ है 0 और उधर लिखा हुआ है a प्लस सी, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दूं, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इससे पता चल रहा है क्या कि a इज इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे देखो लेंथ की कंपेयर करते हैं, तो लेंथ का कंपेयर करने पता चला a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। टाइम में कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल टू -2a, क्या पता चला, -1 इज इक्वल टू -2a, गॉट माई पॉइंट और नॉट, -1 इज इक्वल टू -2a, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, a की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, इसे हटा दो, चलो a की वैल्यू यहां रख दो हाफ, तो माइनस हाफ आ जाएगा कि नहीं, c की वैल्यू माइनस हाफ, a की वैल्यू हाफ, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे पुट कर देते हैं, तो देखो a की वैल्यू रख रहा हूं हाफ, b की वैल्यू पता नहीं b, c की वैल्यू माइनस, तो ये रखा हुआ है, c की वैल्यू माइनस हाफ और 1, तो एक और माइनस आके हाफ हो गया बराबर 1, क्लियर है। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, सब लोग जानते हैं भाई, बताओ, प्लस हाफ बन जाएगा, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस बन गया। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए हाफ और हाफ कितना हो गया 1, हाफ प्लस हाफ है ना, तो 1 बन गया, कोई दिक्कत, मतलब ये बन गया b प्लस 1, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब b की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 0, बोलो समझ आएगी नहीं, पक्की बात है, पक्का, इतना नोट करो, फिर मिटाना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चले, तो बस आपका इक्वेशन ये था, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लीजिएगा, ये था इज इक्वल टू के जो लिखा हुआ था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। तो जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, के कांस्टेंट कुछ, टेंशन की पावर हाफ, लेंथ की पावर 0, मतलब इसको लिखना ही नहीं है, इसकी पावर 0 हो गई मतलब लिखो ही मत, म्यू की पावर क्या है, म्यू की पावर क्या है, सी मतलब माइनस हाफ, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के टी की पावर हाफ अपॉन म्यू की पावर हाफ, गॉट माय पॉइंट। तो के अंडर रूट टी बाई म्यू, ये दिस इज द फॉर्मूला। तो v का जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, v का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, के अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। के की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये चीज हम 11th की सेकंड बुक में पढ़ते हैं, के की वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी, के की वैल्यू 1, यानी स्पीड होती है t इज इक्वल टू टी बाई म्यू। पता है एक्चुअली ये के कैसे फाइंड किया जाता है, आप सोच रहे हो सर फिर के कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, के को फाइंड किया जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट से, किससे, एक्सपेरिमेंट से, क्लियर है। जैसे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे सर, जैसे भाई रस्सी मैंने ली है तो मुझे पता है उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मतलब यूनिट लेंथ का मास कितना होगा मुझे पता है, क्लियर है। उसमें टेंशन कितना जनरेट करना है वो भी मुझे पता है, और वेलोसिटी को मैं मेजरमेंट करूंगा, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है आज की डेट में बहुत सारे जो वेव की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज मेरे पास आ जाएंगी, तो ये अननोन है, बस निकल आएगा, एक इक्वेशन एक अननोन बचा, दैट्स इट। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, खैर वो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, हम अभी डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है, पक्का समझ आया। चलिए भाई आगे बढ़े, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसे छोटा सा, मतलब इसी पे एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। वेलोसिटी एक ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप जैसे फ्लूट बजाते हैं ना, फ्लूट बिल्कुल वैसे ही है ना। ऑर्गन पाइप में जो है, सपोज करिए इसकी जो लेंथ गिवन है वो एल गिवन है, इसमें जो हवा है उसकी डेंसिटी है रो, है ना भाई, एयर है इसके अंदर। ऑर्गन पाइप में क्या भरा होता है, फ्लूइड में क्या है, एयर ही तो है। और जो बल्क मॉडुलस है एयर का, वो बल्क मॉडुलस बीटा गिवन है आपको, या बी ले लीजिए, चलिए बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस की डायमेंशन आप जानते हो, भूलना नहीं, ठीक है। तो इसमें साउंड की स्पीड कितनी होगी ये बताना है, स्पीड का फॉर्मूला डेराइव करना है, मेरी बात समझ गए, लिखिएगा। द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज एल, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, रो बोलते हैं इसको, आरएचओ, कल भी बताया था, ठीक है, रो। एंड बल्क मॉडुलस इज गिवन एज बी, बल्क मॉडुलस को क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए, क्लियर है। देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर, देन फाइंड या डेराइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस ऑर्गन पाइप। जैसे इसको बजाएंगे ना ऐसे करके, ठीक है, तो साउंड इसमें ट्रेवल करेगा, क्लियर है चीज। तो उसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है, इसका आंसर आप खुद सोचेंगे, करेंगे। इसको कैसे करना है भाई, v डिपेंड करेगा एल की पावर a, सपोज रो की पावर b और b की पावर c, फिर वही करोगे, इक्वल टू लगाओगे, k करोगे, फिर LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन की पावर a, इसकी डायमेंशन आप जानते हो पावर b, इसकी डायमेंशन भी आप जानते हो पावर c। कंपेयर करोगे मास को, लेंथ को, टाइम को, 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन होंगे, आ जाएगा आंसर जो भी है, क्लियर है ये चीज। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं, अरे क्लियर है ये चीज। एक बार IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, बूमरैंग वाला क्वेश्चन था, ऐसे करके उछालते हैं, काफी पुराना क्वेश्चन था। बूमरैंग जैसे मोगली उछालता था, मोगली जंगल में जैसे वापस आया था उसके पास, तो बूमरैंग का क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त, मतलब खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब टीचर्स, खतरनाक से खतरनाक टीचर भी उसको सॉल्व ना कर पाए, इवन जिसने उस क्वेश्चन को बनाया वो भी सॉल्व ना कर पाए, इतना खतरनाक क्वेश्चन, कितनी स्पीड से फेंका, बताओ कितनी देर बाद वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब उस क्वेश्चन को पता है करना कैसे था, उसको करना तो कोई सकता ही नहीं था, उसमें 4 ऑप्शन गिवन थे,
ठीक है, मतलब अपने लेवल पे आईआईटी लेवल तक जो स्टडी की जाती है उस लेवल पे हम कर नहीं सकते उस क्वेश्चन को, वो ऊपर का था, एमएससी वगैरह में ऐसे एनालिसिस होते हैं, ठीक है। खैर, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी डायमेंशन आ रही थी टाइम, मतलब टी, और उसने टाइम ही पूछा हुआ था हमसे, क्लियर है, तो वही आंसर था बस, मतलब सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन हुआ, और कितना भी इसमें दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लो, सारे तोते उड़ा दो दिमाग के, फिर भी वो क्वेश्चन होने वाला नहीं था, क्लियर है ये चीज, सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन हुआ वो। तो ऐसे करके भी कभी कभी सरप्राइजिंग क्वेश्चन आईआईटी पूछ लेता है, मेरी बात याद रहेगी, क्लियर है ये चीज। चलिए, तो डायमेंशन मतलब भले ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कहीं आपको सरप्राइज कर दे आकर के, ठीक है। तो कमी हमें कहीं नहीं छोड़नी, अगर एक पूरी चेन बनानी है आपको और मजबूत चेन बनानी है तो उस चेन की एक भी लिंक कमजोर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। हाँ, अगर लिंक बिल्कुल ही वो है कि मतलब ये तो आएगा ही नहीं उससे, तो उसको तो छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कमजोर लिंक है, लेकिन लिंक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो कमजोर नहीं मतलब जिसपे हम ध्यान नहीं देते, है ना, फॉरगेटफुलनेस है इसके लिए हमारे दिमाग में कि इसको छोड़ो, डायमेंशन छोटा सा टॉपिक है, आईआईटी में नहीं पूछा जाता, तो उस लिहाज से इसको ना छोड़ दें आप, जरूर इस पूरे एनालिसिस को आप ढंग से कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आगे भी, मतलब अगर कभी कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस ना जाए उसमें, ठीक है, दिमाग इधर भी चल पाए आपका, इस डायमेंशन में भी आपका दिमाग चल पाए कि हाँ इधर से भी सोच सकते हैं क्वेश्चन को, कि चेक कर लो कि जो चीज पूछ रहा है उसकी डायमेंशन किससे मैच कर रही है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, क्लियर है। कंपटीशन फाइट करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम कई बार ये देख लेते हैं कि ये 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, यही चौथा हो सकता है बस, ठीक है, हमें सही तरीका नहीं मालूम कैसे आया आंसर, नहीं, लेकिन 3 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये नहीं हो सकते तीनों, तो चौथा जो बचा वही आंसर होगा, क्लियर है। बहुत ही कारगर रहता है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। मैं आपको बताऊं, जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था तो मैथमेटिक्स के आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे किए थे हिडन ट्रायल से, हिडन ट्रायल मतलब ऐसे जो बता रहा हूं ना अभी आपको, उसी से कर दिए थे सिर्फ, या तो वैल्यू पुट करके 4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 12 नंबर सीधे हो गए कम से कम, 10 से 12 नंबर हो गए आपके 4 क्वेश्चन आईआईटी का मतलब, क्लियर है। तो 10 से 12 नंबर आईआईटी का मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई है, और वो फ्री में मिले मेरे को, मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था, बट वो ऐसे ही हिडन ट्रायल से, हिडन ट्रायल मेथड यूज किया। चलिए साहब, तो ये आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा, और यूज अगर आप इसके देखें तो देखो एक और यूज है इसका कि जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं, तो उनकी डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो यूज लिख लीजिएगा, वी कैन फाइंड डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स, वी कैन ऑल्सो फाइंड डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट। अब इसमें जो मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स की आपको डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा, और ये सारे कॉन्स्टेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे मतलब वो पेपर में सीधे पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में आपके स्कूल्स में कि बताओ इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो जितने हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ध्यान से आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आर क्या होता है, ये आर एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हम कर चुके हैं, क्लियर है ये चीज, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा। तो कुछ और भी कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट भी कह लो या कुछ कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, क्लियर है। चलिए, तो 2 इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट हैं जिनकी डायमेंशंस फाइंड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। पहले आपको इसका फील दिलाने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं जो आप जानते हो, सबने 9th क्लास में पढ़ा है कि ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला होता था Gm1m2/r², सब लोग जानते हैं ना। ये G क्या होता था, ये G क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता था ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आ रहा है कि नहीं, कौन सा कांस्टेंट था ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पक्की बात है। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन है, तो वो कैसे निकालना है ध्यान से देखो। तो G क्या आया यहां से, G आएगा FR²/m1m2, है ना। तो G की जो डायमेंशन है वो होगी इसी की डायमेंशन, भाई G को इधर रखो, FR²/m1m2, तो G का डायमेंशन क्या आएगा, देखिए ध्यान से, फोर्स का क्या होता है MLT-2, लेंथ का स्क्वायर, रेडियस का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L⁻², बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, डिवाइड में मास m, एक और मास मतलब एक और m, देखो एक m से एक m कैंसिल कर दिया, तो ये आ रहा है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻², दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट कैसे याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी आपको याद रख लेनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं, अरे क्लियर है बेटा। चलें आगे। अब देखिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, मतलब 2 क्या 3-4 है वैसे तो, लेकिन उसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम बता रहा हूं सबसे पहले नाम सुन लो। एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट की स्पेलिंग तो आप लिख ही लोगे, विस्कोसिटी, क्लियर है, हाँ विस्कोसिटी, क्लियर है, सिर्फ ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एटा, क्लियर है, ईटा बोलते हैं नॉर्मली, इस तरह से एन जैसा कुछ है, ठीक है, इस तरीके का। और एक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ
थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनकी डायमेंशन हम इस तरीके से फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये चीज, ये दो आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक होती है लेटेंट हीट, क्या होती है? लेटेंट हीट। तो ये दो चार ऐसे हैं, इसमें ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उन दो को ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो एक फॉर्मूला होता है कि देखो कोएफिशिएंट विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी देखो, पानी, सपोज मेरे पास एक यहाँ बाउल है मेरे पास, है ना, बाउल है मेरे पास, और एक मेरे पास है ग्लास, टम्बलर है, टम्बलर में है पानी, ग्लास में पानी है। पानी को मैंने इसमें पलटा, बड़े आराम से पलट गया, लेकिन अगर इस ग्लास में शहद होता तो पलटता तो इतने आराम से पलटता क्या? नहीं पलटता। तो शहद जितना, जैसे अगर हिंदी में कहूं मैं, तो गाढ़ा फ्लूइड होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड होगा मतलब उसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अपोज करेगा फ्लो होने का, ठीक है। एक लेयर जो है लिक्विड की अगर एक दूसरे पर आराम से फ्लो कर पा रही है तो उसकी विस्कोसिटी कम है, और लेयर बड़ी मुश्किल से फ्लो कर पा रही है, जैसे शहद में लेयर से एक दूसरे के ऊपर, लिक्विड जो है, शहद जो है, हनी जो है, उसकी लेयर से एक दूसरे के ऊपर बड़ी मुश्किल से फ्लो कर पा रही है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा विस्कोस फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? विस्कोसिटी ज्यादा है इसकी। और पानी कैसा फ्लूइड है? लेस विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, समझ आए क्या है? ये एक तरीके का फ्रिक्शन है। जैसे नॉर्मली फ्रिक्शन सॉलिड चीजों के बीच में लगता है, उसे कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, और जब लिक्विड्स में लगता है फ्रिक्शन, फ्लो को अपोज करता है। भाई फ्रिक्शन क्या करता था? अपोज करता था रिलेटिव मोशन को, याद है ना, फिसल रही है कोई चीज तो उसे अपोज करता है। ऐसे ही अगर लिक्विड जा रहा है कहीं पे, उसे अपोज करता है, वो क्या है? विस्कोसिटी। तो एक तरीके का फ्रिक्शन जैसी फोर्स है ये, क्लियर है चीज, ऐसे मान लो। तो विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है, देखो किस किस बात पर डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊं। एक तो एरिया कितना है, एरिया मतलब जैसे सपोज कि जैसे सपोज ग्लास काफी बड़ा होता, काफी चौड़ा ग्लास होता तो एरिया बहुत ज्यादा आता, क्लियर है, मतलब एरिया पर डिपेंड करता है, पतला गिलास है, चौड़ा गिलास है, कैसा गिलास है, ठीक है। तो एरिया पर डिपेंड करता है, और इस बात पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, याद आया आपको, मैथमेटिकल टूल्स में, इसीलिए किया था क्योंकि ये वर्ड आता, ठीक है। बाकी हम ये विस्कोसिटी पढ़ेंगे सेकंड बुक में। कहां पढ़ेंगे? सेकंड बुक। ये क्या चल रहा है? सिर्फ मेन्यू कार्ड चल रहा है, ये डिश आगे मिलेगी, क्लियर है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, डीवी बाई डीएक्स। बोलो समझ आएगी नहीं? ठीक है, प्रोपोर्शन लगा रहा हूं तो सिर्फ डिपेंड करता है एरिया पे और डीवी बाई डीएक्स पे, और प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर है। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स अपॉन एरिया और नीचे डीवी बाई डीएक्स। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है, नीचे जाएगा ना, एरिया भी नीचे जाएगा डिवाइड में, और डीवी बाई डीएक्स भी डिवाइड में। तो डीवी बाई डीएक्स से तो ऐसा कर सकता हूं, इसको डीएक्स ऊपर चला गया और डीवी नीचे रह गया, क्लियर है चीज, समझ आ गई होगी बात। डीएक्स अपॉन डीवी, है ना, उल्टा हो गया ना, डीएक्स ऊपर चला गया, डीवी नीचे आ जाएगा, क्लियर है ये चीज, पक्का। तो ईटा की जो डायमेंशन आएगी, बहुत ध्यान से सुनिए क्या आएगी, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L की पावर 2, ये होती है लेंथ। भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट याद करो, किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते थे तो ग्रेडियंट आता था, याद है ना, वेलोसिटी और ग्रेडियंट, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है भाई? लेंथ, है ना, और वेलोसिटी का LT माइनस 1, सब लोगों को पता है, LT माइनस 1। तो देखते जाओ, L से एक, देखो ऐसा करो, ये देखो L और L कितने L हो गए? 2L हो गए, है ना, और L स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आगे आपका आंसर आ रहा है M L टू द पावर माइनस 1 और T टू द पावर माइनस 1। देखो T की पावर माइनस 2 है ये तो, और ये T की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो T की पावर प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 2 ये है, प्लस 1 ये है, तो कितना बचेगा? सिर्फ माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको जरूर याद रखिएगा, हो सकता है सीधे एक नंबर में ऑप्शन में आ जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, क्लियर है। इसकी डायमेंशन पूछूं तो मास में 1 डायमेंशन है, लेंथ में -1 डायमेंशन है, टाइम में -1 डायमेंशन है, क्लियर है। ये डायमेंशन ऐसे बताते हैं, पावर्स को बताते हैं डायमेंशन। ये क्या है पूरा? ML -1 T -1, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो समझ में आएगी नहीं? पक्की बात है। चलें आगे, अब बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फर्नेस है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आइस क्यूब है एक, है ना, आइस है यहाँ पे, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0 मान लेते हैं। इनके बीच में आपने एक लोहे की रॉड लगा दी, आयरन रॉड है ये, क्या है? आयरन का रॉड है ना। तो इसमें हीट फ्लो करने लग जाएगा कि नहीं करने लग जाएगा? इधर से इधर की तरफ, या किसी भी मेटेरियल का लगा दो आप, किसी भी मेटेरियल का, बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है, हीट इधर से इधर फ्लो करने लग जाएगा या नहीं, पहले आप ये बताओ मेरे को, क्लियर है चीज? हीट इधर से इधर फ्लो करने लग जाएगा, पक्की बात है। तो अब ये हीट का जो फ्लो है, हीट किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ध्यान से सोचिए आप लोग, किस किस बात पे डिपेंड करेगा। देखो जितना बड़ा रॉड लगाओगे आप, जितना चौड़ा रॉड लगाओगे, यानी एरिया जितना ज्यादा लोगे ये वाला, उतना ही ज्यादा हीट जाएगा, है कि नहीं?
कम एरिया तो कम हीट ले पाएगा। भाई एक चीज बताओ मेरे को, आप मेरे से कुछ मांगो ऐसे करके हाथ फैला के, तो आपका जितना बड़ा हाथ होगा मैं उतनी ज्यादा दे सकता हूं ना आपको। तो वही वाली बात है, ये से हीट मांग रहा है, ये गर्म है ये ठंडा है, तो इसने से हीट मांगी, हीट ऐसे करके जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, किधर से किधर फ्लो करेगी। अरे आग जलाओगे तो गर्मी किधर जाती है, आपसे आग की तरफ या आग से हमारी तरफ, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ, तो हाई से लो की तरफ हीट जाएगी। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, जितना ज्यादा टाइम लोगे, भाई 1 घंटे तक हीट फ्लो कर रही है तो ज्यादा हीट फ्लो हो जाएगी, आधे घंटे में कम हो पाएगी, सीधी सी बात है। तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल सही बात है भाई। और किस बात पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यानी dt, डेल्टा टी लिख सकते हो, या मतलब मैं सिंपल बताऊं, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एक ही लाइन में अगर कहूं मैं सिंपल, एरिया पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब हम 11th की सेकंड बुक में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन्यू चल रहा है, सिर्फ क्या चल रहा है, मेन्यू, ये सब क्वांटिटीज आगे आएंगी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमें 11th में पढ़ना है आगे, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन वो पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूं स्कूल में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं। तो इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर और ये नीचे क्या है, लेंथ। क्लियर है चीज। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसमें, वो होता है के, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है चीज। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला देखें के का क्या बना, बहुत ध्यान से देखिए। तो के का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है क्या, Q अपॉन AT और dt बाई डी एक्स। समझ आएगी नहीं, टेम्परेचर अपॉन ये ऐसे, ठीक। तो के Q, ये क्या है, हीट है, ये क्या है, हीट, बता देना हीट का फ्लो हो रहा है। ये एरिया है, समझ आता है, टाइम है, और dx ऊपर क्या dt है, ठीक है, dx बाई dt। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात। तो k की जो डायमेंशन है वो क्या है, हीट की डायमेंशन क्या होती है, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या बताई थी, ml2t-2। क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया L², टाइम T, लेंथ L, टेम्परेचर थीटा, है कि नहीं, L² से L² कैंसिल, तो आ रहा है आपका m T⁻², और ये 1 ऊपर जाए -1 हो जाएगा, T⁻3। चलो पहले L लिख लेते हैं, m के बाद L, T⁻3 और θ⁻1। याद रखेंगे इसको हमेशा के लिए। आपको इसका याद रखना है ml-1 t-1, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए एकदम, देखते ही बता दो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है भाई, ml-1 t-1, फटाफट रिपीट करिए मेरे साथ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, रटा रहेगा ये हमेशा के लिए, बहुत अच्छी बात है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3 θ-1। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3 θ-1। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैं 11th की सेकंड बुक में पढ़ेंगे, फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी डायमेंशन क्या है, ml-3 θ-1। तो दो याद रखने हैं मुझे, ml-3 θ-1 और ml-1 t-1। ml-1 t-1 है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और ml-3 θ-1 किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। बोलो समझ में आएगी नहीं। अगला आता है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं कभी कभी। क्लियर है क्या होता है, ध्यान से समझिए। समझाते हैं क्या कांस्टेंट है भाई। ये जो भी चीज तुम हीट किसी भी मेटेरियल को दोगे, सपोज करो आपको इसका मास है m और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, और आपको इसका 10 से करना है 20 डिग्री, ठीक है, मतलब इसमें कुछ टेम्परेचर में चेंज करना है, चेंज इन टेम्परेचर करना है आपको, ठीक है। तो आपको इसे हीट देनी पड़ेगी कि नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी भाई, जितना टेम्परेचर चेंज करना है उतनी हीट उसी के प्रोपोर्शन होगी, जितना ज्यादा ये उतनी ज्यादा हीट। अच्छा भाई, जितना बड़ा ब्लॉक होगा, भाई अगर मैं कहूं 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, क्या करना है, 1 kg ब्लॉक है, इसका 20 डिग्री इंक्रीज करना है, और मैं कहूं 2 kg का 20 डिग्री इंक्रीज करो, तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी दोनों का सेम है, तो फिर कौन ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो इसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं। यानी मास पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके मास और टेम्परेचर में होने वाले डिफरेंस पे डिपेंड करती है हीट कितनी देनी है। क्लियर है। और जो कांस्टेंट आता है बेटा इसमें, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर है, एस, एमएस डेल्टा टी, एस। क्लियर है, एमएस धोनी, सॉरी एमएस डेल्टा टी। क्लियर है। तो एस क्या आया भाई, क्यू बाई एम डेल्टा टी। अरे बात समझ आई कि नहीं आई, एस क्या आया, क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो एस की जो डायमेंशन है भाई वो क्या आ रही है, ध्यान से देखें। क्यू क्या है, ml2 t-2। अरे हीट का मतलब एनर्जी है ना, हीट क्या एनर्जी है,
मास का m, डेल्टा टी क्या है, थीटा। बोलो समझ आएगी नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस है। मास से मास कैंसिल हो गया, आंसर आया L2T-2 थीटा -1। रट लो फटाफट से स्पेसिफिक हीट। वैसे फॉर्मूला सिंपल है इसका, तो बना भी सकते हो जल्दी से फटाफट। L2T-2 थीटा -1, L2T-2 थीटा -1, L2T-2 थीटा -1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अरे पक्की बात है। अच्छा भाई, ये तो था गर्म कर रहे हैं किसी चीज को, है ना। जैसे सपोज आइस का क्यूब था आपके पास और आप उसे गर्म कर रहे थे, तो उसके लिए था ये, ठीक है। सपोज करो आइस अब पिघलने वाली है, अब वो किस में बनने वाली है, पानी में बनने वाली है, ठीक है। मतलब स्टेट का चेंज हो रहा है। तो स्टेट अगर चेंज करनी है आपको किसी चीज की, तो स्टेट में टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है। स्टेट जब चेंज होती है तो टेम्परेचर उतना ही रहता है। भाई आइस कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पिघल जाएगी और क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। मैं से हीट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। हीट मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं हीट को, तो ये वाटर बन जाएगा कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस का। टेम्परेचर सेम रहता है। हमने 9th क्लास में क्वेश्चन भी पढ़े थे इस पे, याद है ना। 9th या 10th में करते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता था कि बताओ एनर्जी कहां चली गई, जो हम हीट दे रहे हैं वो कहां चली गई, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं। याद आया कुछ, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, हीट कहां चली गई। तो हम उसे बोलते थे, याद करो, लेटेंट हीट। क्या बोलते थे बेटा उसे हम, लेटेंट हीट। तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट बोलते हैं उसको। लेटेंट मतलब छुपा रुस्तम, छुपी हुई, क्लियर है। लेटेंट हीट, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, लेट मतलब बाद में, एंट मतलब आने वाला, बाद में आने वाला छुपा रहता है ना पहले तक, तो ऐसे ही। एंट मतलब एंट्रेंस, क्लियर है। चलिए, तो लेट एंट्रेंस जिसका वो कौन है भाई, लेटेंट हीट है साहब। 0 डिग्री सेल्सियस से इसे बनना है। तो देखो जितनी ज्यादा, इसमें टेम्परेचर का तो डिफरेंस आना नहीं है, मतलब डेल्टा टी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस हो ही नहीं रहा। तो इसमें हीट डिपेंड करेगी बस कि कितनी ज्यादा तुमने मास लिया हुआ है। 1 किलो आइस है तो कम हीट देनी पड़ेगी, 10 किलो आइस है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे। क्लियर। लेटेंट हीट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ मास पे। और लेटेंट हीट को कैसे शो करते हैं, सिर्फ जो कांस्टेंट आता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट, एल फॉर लेटेंट हीट। क्लियर है। जब आइस और वाटर के बीच में ट्रांजिशन होता है, किसके बीच में, आइस और वाटर के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, 80 किलोग्राम पर 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम आइस को वाटर में बदलने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी कैलोरीज, 80 कैलोरीज। क्लियर है। ऐसे जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, किसमें, स्टीम में, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये काम कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, BPFP। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है। स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना तो इतना ज्यादा वर्क करना पड़ता है, 540 कैलोरीज, ठीक है। इतनी ज्यादा एनर्जी डिमांडेड होती है, ठीक है। खैर हमें अभी फिलहाल इससे मतलब नहीं है, तो सब ऐसे टाइम पास बातें चल रही थी। तो जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला बना वो क्या बना, Q/m। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या बनी, लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या आ जाएगी, लेटेंट हीट की Q की डायमेंशन mL2T-2। बोलो समझ में आ रहेगी नहीं, डिवाइडेड बाय मास का क्या होता है भाई, वो मास का क्या होता है, m। क्लियर है। तो m से m क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। आंसर क्या है, L2T-2। बोलो बेटा पक्की बात समझ में आया कि नहीं, अरे पक्का समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ हमारे पास जो कांस्टेंट है उनकी हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है। जैसे आपको ये फॉर्मूला मालूम था तो आपने फटाफट से फाइंड कर ली। क्लियर है। 4 बताए मैंने, चारों में मैंने आपको फॉर्मूला बताया और फटाफट से आपने 5 बताए, सॉरी 5 में फॉर्मूला बताया और फॉर्मूले से आपने फटाक से फाइंड कर लिया। क्लियर है चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला यूज क्या है, अगला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। क्या यूज है भाई अगला, लिखिए फटाफट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। टू चेक, सॉरी करेक्टनेस नहीं, डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको दे देगा और उसको पूछेगा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। जैसे आप लोग जानते हो, मैंने अभी आपको बताया, सपोज मैं आपसे कह दूं कि फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्कुलर मोशन याद है, भूल चुके हो, सर्कुलर मोशन याद है ना, सर्कुलर मोशन क्या होता था, उसमें मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, याद है कि नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मान लो किस किस पे डिपेंड करता होगा, या भाई जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड कर सकता है, कितनी तेज भगा रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है, और रेडियस कितनी सर्कल की इस बात पे डिपेंड कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो तुमने इसको कर लिया, F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। तुमने सॉल्व करते 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 करा और तुम्हारा ये आंसर आया। समझ गए कि नहीं। अच्छा एक और बच्चा था, उससे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। क्या हो गई होगी, उससे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसे करने में। तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर आया F बराबर mv²/r की पावर 3। मतलब ये तो सेम है लेकिन r की पावर में गलती कर दी उसने, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब दोनों ने पहली बार क्वेश्चन किया है, अब तुम दोनों ने आंसर मैच किए, कह रहे यार मेरा सही है या तेरा सही है, आ तो गए
तो अब चेक कैसे करोगे? बहुत आसान, अगर ये फॉर्मूला सच है मतलब सही है तो जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी होगी, खत्म। और इसका सही है तो जो डायमेंशन इसकी वही डायमेंशन इसकी होगी। चेक कर लेते हैं, तो हम चेक कर रहे हैं करेक्टनेस को, क्लियर है? मतलब प्रोसेस तो हमने कर लिया पूरा, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप क्या करोगे, डायमेंशनली चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है? जो मैंने बताया आईआईटी में क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने कैसे ऑप्शन ढूंढे थे, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही था, जो डायमेंशनली करेक्ट था उसी को तो देखा था। तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा फॉर्मूला करेक्ट ही आएगा, मैंने कहा डायमेंशनल करेक्ट हो जाएगा, इतना श्योर है, ठीक है? अभी जो मैं बोल रहा हूं करेक्ट नहीं होगा, डायमेंशनल करेक्ट होगा, करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सब बातें भी अभी समझ में आ जाएंगी। 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है? बस अभी देखो जो मैं क्या कर रहा हूं। खैर 2 बच्चों ने किया था तो इन्होंने चेक किया भाई फोर्स का होता है MLT -2, क्या होता है MLT -2। अच्छा भाई इस तरफ करते हैं, मास का क्या आता है M, वेलोसिटी होती है LT -1 और इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, अपॉन में क्या है रेडियस मतलब लेंथ, ठीक है L। तो इसको जब अंदर लेके आए तो L2 और ये T -2 हो गया, ठीक है? तो ML2 T -2 और ये है L, तो एक L से एक L कैंसिल हो गया, MLT -2 MLT -2। हाँ भाई सही है, सही है, मेरी बात समझ आएगी नहीं आई, मतलब सही है, मामला सही है सब कुछ, ठीक है? ठीक है, इधर देखते हैं, इधर आएगा MLT -2 और इधर क्या आ जाएगा अपॉन L² और एक, तो ML -1 T -2 कर लेना तुम लोग, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है? ML -1 T -2, बस इसमें बस लेंथ का स्क्वायर और ऐड कर दिया मैंने नीचे। भाई 2 पावर ही तो बढ़ गई, यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पावर 3 है, तो आंसर आएगा ML -1 T -2। ये गलत है, ये डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला इस वाले का गलत है, इस वाले लड़के का, इस वाले लड़के का एकदम सही है, इसने एकदम करेक्ट किया था। किसी भी फॉर्मूले की हम क्या चेक कर सकते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस। कौन सी करेक्टनेस? डायमेंशनल करेक्टनेस, ये जरूर याद रखना, करेक्टनेस नहीं डायमेंशनल करेक्टनेस। अब जो मैं बोल रहा हूं कि करेक्टनेस नहीं और डायमेंशनल करेक्टनेस, इसमें क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी सपोज करो कोई डेरिवेशन कर रहा है, किस वाले फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का, S = ut + ½ t², तो एक बच्चे ने सही डेरिवेशन किया है ये वाला, और एक बच्चे ने और डेरिवेशन किया है S = ut - ½ t²। अब कौन सा सही है कौन सा गलत, अब आप पता नहीं कर सकते इससे, क्योंकि डायमेंशनली ये भी सही आ जाएगा और ये भी सही आ जाएगा, लेकिन आप सब जानते हो ये सही होता है और ये वाला गलत है फिलहाल। भले आप ये मत कह रिटार्डेशन, मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा, समझना, ये रिटार्डेशन के लिए सही होता है। मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाला, मतलब रिटार्डेशन नहीं है, तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसका माइनस आ रहा है लड़के का, तो ये गलत हो गया कि नहीं, ये सही है। लेकिन डायमेंशनली दोनों सही है, देखो कैसे, ये क्या है डिस्टेंस मतलब लेंथ L, इसका चेक करते हैं डायमेंशन क्या है, ये है वेलोसिटी मतलब LT -1 और मल्टीप्लाई बाई T टाइम, T से T -1 कैंसिल हो गया, L आ गया। इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, एक्सेलरेशन होता है LT -2 और ये है T² मतलब T⁻², 2 से -2 कैंसिल हो गया L, ये तो करेक्ट है। देखो L + L = L, बिल्कुल सही बात है। अब ये मत सोचना कि L + L = 2L होना चाहिए सर, ये डायमेंशंस है, ध्यान सुनो। लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो लेंथ ही आती है कि नहीं, बस ये डायमेंशन है, मैग्नीट्यूड नहीं देखते हम लोग, क्या देखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं क्या है। एक लेंथ में भाई इसकी डायमेंशन L है, इसकी भी डायमेंशन L है, मतलब लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो लेंथ आनी चाहिए, लेंथ + लेंथ = लेंथ, ये मतलब है सिर्फ, ठीक है? बोलो समझ आ रही है कि नहीं बात, ये ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, ठीक है? तो भाई डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये क्या है, लेंथ, ये आएगा लेंथ और माइनस ये आएगा लेंथ, भाई है तो भाई बीच में माइनस ही तो आ जाएगा बस, लेंथ में से लेंथ माइनस होती है तो भी क्या आना चाहिए, लेंथ ही आएगी, मतलब करेक्ट तो ये भी है, करेक्ट ये भी है और करेक्ट ये भी है। लेकिन आप जानते हो ये डायमेंशनल करेक्टनेस है, एक्चुअली करेक्ट कौन है, ये क्या है, गलत है। तो ये क्या चेक करता है, ये जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस वाला, क्या चेक कर रहा है, क्या करेक्टनेस चेक करी इसने या डायमेंशनल करेक्टनेस, इसने सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करी। इसके हिसाब से तो दोनों करेक्ट है भाई, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला करेक्ट और ये वाला गलत है, ठीक है? तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये डायमेंशनल करेक्टनेस तो चेक कर लेता है लेकिन एग्जैक्ट करेक्टनेस चेक नहीं करता, तो ड्रॉबैक भी लिख लीजिएगा। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूं सिर्फ, ये लिखने भी हैं कि इसको देखो ये इसमें सेम आ रहा है, तो भले ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्चुअली ये वाला है, तो इसीलिए हमको पता चला कि ये करेक्टनेस चेक नहीं करता लेकिन डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर लेता है। क्लियर है चीज, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हो सर, इसका क्या मतलब है, कुछ फायदा है इससे? कुछ फायदा नहीं बेटा, अगर स्कूल में आ गया तो कर लोगे, बस ये फायदा है, ठीक है? और देखें, और देखिए अगला यूज क्या है इसका, लास्ट यूज क्या है भाई, एक और यूज क्या है इसका। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट इस वाले इसका रह गया करेक्टनेस में। अच्छा एक बात बताइए, फोर्थ इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, आपको बताया था मैंने, याद है ना, याद है, भूल चुके हो? फोर्थ इक्वेशन ये होता है। अब ये फोर्थ इक्वेशन जो है मोशन का, मैंने काइनेमेटिक्स से पढ़ा दिया आपको, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो है
बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो एक बच्चे ने सॉल्व करना शुरू किया, बोला कि सर ये लेंथ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो सर वेलोसिटी हो गई LT - 1 प्लस आ गया बीच में और हाफ, मतलब अब ये हो जाएगा LT, हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, एक्सप्रेशन की LT - 2 और ये तो एक नंबर लग रहा है मेरे को, तो ठीक है सर ये तो एक नंबर लग रहा है मेरे को, खत्म हो गया। तो अब आप ये क्या सोचा देखो बच्चा कि ये क्या है भाई, ये तो स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, ये क्या हो गया, स्पीड में एक्सेलरेशन कैसे ऐड हो गया, स्पीड में एक्सेलरेशन कैसे ऐड हो सकता है भाई, और स्पीड में एक्सेलरेशन ऐड होके क्या आ रही है, लेंथ, ऐसा तो बिल्कुल ही इंपॉसिबल है। तो ये तो गलत है डायमेंशनली, तो डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो गलत जवाब। ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। समझिए अब कैसे, जहां मैंने आपको फोर्थ इक्वेशन डिराइव कराया है काइनेमेटिक्स में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बेटा इसको ऐसे याद रखना, u × 1, मैंने पूरा डिराइव कराया कि ये 1 कहां से आ रहा है, ठीक है, u × 1 सेकेंड और इसका हाफ 2n - 1 × 1 ऐसे करके कुछ आया इसका, ठीक है, देखिएगा वहां पे जो भी है। तो अब मैं समझाता हूं कि क्या है। देखिए ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है यानी LT - 1, ये है टाइम 1, ये मल्टीप्लाई में 1 कौन है, ये 1 सेकंड है, तो ये टाइम है t। जहां मैंने काइनेमेटिक्स में ये फोर्थ डेरिवेशन कराया आपको, फोर्थ फॉर्मूले का, इक्वेशन ऑफ मोशन में फोर्थ इक्वेशन जो है उसका डेरिवेशन जहां कराया वहां देखिएगा, मैंने बताई ये बात 1 वाली, बहुत ही यही बताया कि डायमेंशनल, जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो, या अपनी कॉपी में देखिए जो लिखा होगा आपने, अगर मैंने बताया तो, ठीक है। तो 1 यहां पे, तो 1 सेकंड में इंटू t, प्लस में क्या है LT - 2, ये भी सेकंड और शायद ये भी सेकंड है, ऐसा ऐसा कुछ था, या तो ये 1 का स्क्वायर होगा, जो भी था आप देख लीजिएगा, या तो ये सेकंड का स्क्वायर है, या ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है 1 भी, तो सेकंड 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 का स्क्वायर यानी t का t⁻², क्लियर है। तो t - 1 कैंसिल, t ये कैंसिल, तो L + L, लेंथ में लेंथ ऐड हो गया, लेंथ आती है, यस इट इज करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। भले ही दिखता नहीं है ये 1 हमको, क्योंकि गायब हो जाता है, u × 1 = u, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है गलत है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्लियर है। फोर्थ इक्वेशन इज परफेक्टली करेक्ट इन डायमेंशनल सेंसेस। बोलो समझ आएगी नहीं। अब अगला है कि हम इसको, हम किसी भी